हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेंसी हब। आज 3 अक्टूबर 2024 का कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे हम। सो लेट्स बिगिन टुडे न्यूज़पेपर एनालिसिस। फर्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू बथुकम्मा। बथुकम्मा एक फेस्टिवल है जो कि नवरात्रों के मध्य मनाया जाता है। अभी 9 दिनों का नवरात्रि फेस्टिवल चल रहा है, शुरू हो चुका है। तो इसके अंतर्गत ही ये तेलंगाना राज्य में मुख्य तौर पर मनाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तेलंगाना राज्य का ये फेस्टिवल है और फूलों का इसमें बहुत महत्व है, इसीलिए इसे फ्लोरल फेस्टिवल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे बथुकम्मा फेस्टिवल के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ साथियों, आप जानते होंगे क्लाइमेट एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख रीजन से आते हैं। इन्होंने अभी हाल ही में लद्दाख से दिल्ली मार्च किया था और इनकी कुछ मांगे थी जिसको लेकर इन्होंने दिल्ली में मार्च किया और आंदोलन किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी क्या मांगे। इन्होंने मांग रखी है लद्दाख को जो है छठे शेड्यूल, आपको पता होगा संविधान के अंतर्गत जो शेड्यूल्स होते हैं उसमें 6 शेड्यूल में लद्दाख को डालने की बात की है, इन्होंने मांग की है। और साथ में बताया कि लद्दाख को जो है राज्य का दर्जा भी दिया जाना चाहिए। ये इनकी 2 प्रमुख मांग है जिसको लेकर वो दिल्ली आए थे और मेन लीडर्स से मुलाकात करके उन्होंने अपनी मांग रखी है। तो आपको ध्यान रखना है सोनम वांगचुक कौन है, और ये बहुत फेमस स्कॉलर भी है और क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, पर्यावरणविद भी है। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट साथियों, यहाँ पर 2 वुमेन नेवी ऑफिसर बिगिन वॉयज अराउंड द वर्ल्ड। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, दोबारा से ये फिर से आया है क्योंकि इससे पहले केवल ये अभियान किया जाना था, इस पर न्यूज आया था तभी हमने इस पर बात की थी। लेकिन ये अभियान जो है कल गोवा से रवाना भी हो चुका है। आपको पता होगा इसके अंतर्गत जो हमारी नेवी ऑफिसर है, 2 नेवी ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाग के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, ये दोनों पूरी दुनिया के चक्कर लगाएंगे। ठीक है, पूरी दुनिया के गोल चक्कर लगाएंगे जिसमें कि 23,000 नॉटिकल मील्स की यात्रा होगी। ठीक है, और ये 240 दिनों में पूरा होगा। एक जहाज समझिए, छोटा सा शिप INSV तारिणी है उसका नाम, उस पर ये दोनों महिलाएं पूरे विश्व का चक्कर लगाएगी। और ये जिस अभियान के तहत किया जा रहा है, आपको पता होगा ये जो सागर नाविका अभियान है इसी का ही दूसरा वर्जन है ये। मतलब इससे पहले एक अभियान नेवी की तरफ से पहले भी हो चुका है। ठीक है, तो इसका नाम हमें ध्यान रखना है कि नाविका सागर परिक्रमा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको नाम नोट करना है, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाग के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। ठीक है, दिलना रूपा, आप दोनों नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहेंगे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये गोवा से अभी एक्सपेडिशन को निकल चुके हैं अपने अभियान को। 23,000 नॉटिकल मील की इनकी यात्रा होने वाली है जो कि 240 दिनों में पूरी होगी। और ये फर्स्ट नहीं है, आपको बिल्कुल स्पष्ट ध्यान रखना है कि ये सेकेंड एडिशन है नेवी का। और इसके तहत जो हमारे नेवी चीफ थे उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है, INS मंडोवी से उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी, ये बताया गया है। इसमें 2 वुमेन ऑफिसर जा रही हैं और ये INSV तारिणी है। ठीक है, तो आपको नाम ध्यान रखना है इस शिप का, INSV तारिणी। दोनों मुख्य कमांडर जो वुमेन हैं उनका नाम ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ पर हमने जब ये प्रीवियस कह सकते हैं कि जो अभियान था जनजातियों के उत्थान के लिए शुरुआत किया गया था, पहले इसका नाम था PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, जो लास्ट मंथ ही कैबिनेट ने अप्रूव किया था, तब भी हमने इस पर चर्चा किया था। इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही उनका नाम थोड़ा सा अलग बदल कर, सेम वही है लेकिन नाम बदल कर दोबारा से लॉन्च किया गया है इसको, झारखंड से। आपको ध्यान रखना है इसका नाम है अब धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, धरती आबा आपको पता ही है, झारखंड में जनजातीय ट्राइब बहुत सारी रहती है, वहाँ पे मुंडा जो जनजाति है उनको धरती आबा भी कहते हैं, जो बिरसा मुंडा थे उनको धरती आबा भी कहते हैं। तो ये पूछा भी जाता रहा है एग्जाम में अक्सर धरती आबा से रिलेटेड। तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है, ये अभियान इन्होंने शुरू किया। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होती है उसको मजबूत करना है, वहाँ पे जो भी बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको वहाँ पर लाना, ग्रामीण
जनजातीय क्षेत्रों में, ठीक है, जो ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस है वहाँ पर। ये 550 डिस्ट्रिक्ट्स में ये लॉन्च हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। कहाँ से किया? झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से। ये अक्सर पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता रहा है, डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत हुई है। और इसका जो पैकेज था, ये इसका पहले ओरिजिनली नाम था पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है, जो कि लास्ट मंथ ही कैबिनेट ने अप्रूव किया था, ठीक है। आपको ये दो जानकारी महत्वपूर्ण रूप से नोट रखनी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल पेज पर आते हैं। सबसे पहले आर्टिकल आया हुआ है ए केस ऑफ नथिंग बट पेटेंट सेंसरशिप। ये सेम टू सेम आर्टिकल आया हुआ है, कह सकते हैं कि हम इस पर विस्तार से पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। हमने इसका विस्तार से पूर्वक चर्चा किया था 21 सितंबर के अपने द हिंदू एनालिसिस में, तो यहाँ पर हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ मेन थीम और जो न्यूज़ है उसको हम देख लेंगे। बाकी आपको अगर इस पर पूरा आर्टिकल समझना हो तो आप 21 सितंबर के हमारे द हिंदू एनालिसिस को भी देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कैसे जो I2 रूल था अमेंडमेंट 2023 का, उसको स्ट्रक डाउन किया था। तो आप देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि साथियों 20 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जो हमारा संशोधित अधिनियम था, ठीक है, 2023 का, उसको खारिज कर दिया था। खारिज क्यों किया गया था? संशोधित अधिनियम किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो ये आप एक्ट देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 IT रूल्स, ठीक है, इसके अंतर्गत ही एक अमेंडमेंट किया गया था 2023 में, ठीक है। इसमें एक संस्था कह सकते हैं, एक बॉडी बना दी गई थी जिसका नाम था फैक्ट चेक यूनिट, ठीक है। ये क्या करती थी? इस अमेंडमेंट के बाद क्या बनाया गया था? फैक्ट चेक यूनिट। ये क्या करती थी कि कोई भी जो भी इंटरनेट पे पब्लिश होता था जानकारी, गवर्नमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती थी, अगर वो भ्रामक है, मिसलीडिंग है, गलत है, ठीक है, तो उसको क्या करती थी ये फैक्ट चेक यूनिट? उसको हटाने का निर्देश देती थी। किनको? इंटरमीडियरीज को। जो इंटरमीडियरीज उसको पब्लिश करते थे उनको बोलती थी कि अपने साइट से हटाओ क्योंकि ये गलत जानकारी है, मिसलीडिंग है, ठीक है। तो ये प्रावधान इसमें किया गया था। विवाद क्यों हुआ? क्योंकि फैक्ट चेक यूनिट किस आधार पर तय करेगा कि ये गलत है या मिसलीडिंग है या भ्रामक है, फॉल्स है, फेक है, कैसे तय करेगा? तो इसको लेकर कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं बताई गई थी, कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दिया गया था, जिसके कारण ये माना गया था कि सरकार ने अपने हाथ में बहुत सारी शक्तियों को रख लिया है और ये मीडिया की स्वतंत्रता और कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन जो हमें मौलिक अधिकार के तहत प्राप्त है, उनका कहीं ना कहीं वायलेंट करता है ये फैक्ट चेक यूनिट, क्योंकि इसमें स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है कि फेक क्या है। इस आधार पर तो सरकार एक्सप्लॉइटेशन कर सकती है बहुत सारे जो इंटरनेट इंटरमीडियरीज है उनके थ्रू। तो कुल मिलाकर यही मुद्दा था और इसी को ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने पाया कि ये गलत है और इसको खारिज कर दिया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें यूनियन गवर्नमेंट क्या करती थी? डिसाइड करती थी कि एनी न्यूज़ अबाउट इट ऑपरेशन आउट बी कैरिड ऑन द इंटरनेट, कैसे उसको इंटरनेट पर डाला जाएगा, कितना डाला जाएगा, ये सब डिसाइड करती थी फैक्ट चेक यूनिट के द्वारा। प्रोविजन बताया गया है कि इसको जो रूल 3(1)(3) क्लॉज 1 सब क्लॉज बी सब क्लॉज वी, इसके अंतर्गत ये था रूल, जिसमें कि कुछ भी चीज़ अगर पब्लिश होता है तो इंटरमीडियरीज की ये जिम्मेदारी होती थी, ऑब्लिगेशन होता था कि वो उसको इंटरनेट से हटाए। सर्विस प्रोवाइडर जो होता था वो इंटरनेट या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उस जानकारी को हटाए। इसी के लिए फैक्ट चेक यूनिट बनाया गया था, जो कि अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था 2023 में। इसी को ही अब समाप्त कर दिया गया है। अमेंडमेंट वाला जो फैक्ट चेक यूनिट वाला जो एक्ट था उसको अब समाप्त कर दिया गया है। तो यही जानकारी है, इसके अंतर्गत ही बताया गया कि कैसे IT एक्ट 2000 और जितने भी एक्ट है उसमें कैसे यूज हो रहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच का। ऑथर यहाँ पे मेनली यही बात बताना चाह रहे हैं। आप इसको हमारे 21 सितंबर के आर्टिकल से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आया है, द नेट रिजल्ट विल बी पुअर डॉक्टोरल रिसर्च। साथियों आपको पता है कि PhD में एडमिशन के लिए नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो मेनली बता रहे हैं कि जो नया प्रावधान आया है, आपको पता होगा कि NTA नेट का एग्ज़ाम कराती है, उसमें उन्होंने नया प्रावधान निकाला कि अब 3 प्रकार से होंगे। एक तो जिसमें केवल नेट होगा,
जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी दी जाएगी, दूसरा जेआरएफ माना जाएगा जिसमें स्कॉलरशिप दी जाती है, और तीसरा माना जाएगा जिसमें पीएचडी में एडमिशन के लिए। तो 3 क्राइटेरिया बनाकर इन्होंने किया है। लेकिन ऑथर यहाँ बता रहे हैं कि पीएचडी में जो एडमिशन किया है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी शैक्षणिक गुणवत्ता को घटाएगा, क्योंकि ये ठीक नहीं है। इन्होंने पैटर्न पर सवाल उठाया है कि जो एग्जाम होते हैं उसमें एमसीक्यू होते हैं, जबकि पीएचडी या रिसर्च करने के दौरान चीज़ें बिल्कुल अलग होती है। और मैं ऑथर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं खुद पीएचडी कर रहा हूँ और मैंने देखा है कि एमसीक्यू सवालों का और अब वर्तमान में जो पीएचडी रिसर्च होते हैं उसका कोई भी वास्तविकता नहीं है। कुछ हद तक कह सकते हैं कि अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ों से रिलेट करती है, लेकिन वो पूरी तरीके से जायज़ नहीं है। हमें पैटर्न को बदलना चाहिए और कम से कम रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच रखना होगा कि जब हम रिसर्च फील्ड में जा रहे हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए जो उसके लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑथर यही बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये क्राइटेरिया बदली है, जो कि ठीक नहीं है। हम देखते हैं नेक्स्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज अ प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी एडमिशन इन इंडिया। ये अभी हाल कहीं कह सकते हैं कि 4-5 महीने पहले की न्यूज़ में थी कि पीएचडी में एडमिशन के लिए नेट को प्राइमरी क्राइटेरिया बना दिया गया था। नेट हैज़ सर्व्ड एज ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड इन डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, बताया गया कि यहाँ पर जो नेट है वो इन दोनों की प्रक्रिया के लिए कार्य करता था पहले, जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। ठीक है, अब क्या हो गया कि इसका जो ग्रोइंग रोल, इसका रोल बढ़ा के क्या कर देगा, डिटरमाइनिंग पीएचडी एडमिशन। ठीक है, रेजेस हार्ड क्वेश्चन इट्स एफिकेसी इन आइडेंटिफाइंग ट्रू रिसर्च पोटेंशियल। हमने बताया कि ये जो है ना, अब रिसर्च की जो क्षमता है उसको प्रभावित कर रही है। ठीक है, कैसे? क्योंकि उन्होंने बताया कि जो नेचर ऑफ द टेस्ट है उसका क्या है, एमसीक्यू है। आपको ही पता होगा, पेपर देने जाते होंगे नेट का, हमारा तो बहुत पहले निकला हुआ है, तो उसमें एमसीक्यू सवाल आते हैं। ठीक है, अब एमसीक्यू सवाल में बताया गया कि ये तो एक प्रकार से जो बच्चा मेमोरी रट के आ जाता है, यानी कि रट्टू प्रक्रिया बताया गया है कि रट्टू प्रक्रिया के थ्रू तो इसको कोई भी निकाल सकता है, लेकिन रिसर्च की गुणवत्ता इससे अच्छी होने की गारंटी नहीं है। तो आप देख सकते हैं एमसीक्यू होता है जिसमें कि प्रीडोमिनेंटली एसएस लोअर ऑर्डर कॉग्निटिव, जिसमें कि पहले से ही बहुत कम संज्ञानात्मक क्षमताएं देखी जाती है, सच एज मेमोरी एंड रिकॉल, इस सब की बातें की गई है। देख सकते हैं कि इसके कारण जो फॉल शॉर्ट होता है इवेलुएटिंग द क्रिटिकल थिंकिंग, जो हमारा आलोचनात्मक सोच है, जो हमारा विश्लेषणात्मक कौशल की जो क्षमता है, ये क्या होती है, ह्रास होती है, कम होती है। और इसी की ज़्यादा ज़रूरत होती है डॉक्टोरल रिसर्च के दौरान। जब आप पीएचडी करते हैं तो उस दौरान सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वह एनालिटिकल स्किल्स की होती है, क्रिटिकल थिंकिंग की होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स वगैरह है उसमें तो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों का काम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कि सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, इसमें तो सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस मुख्य है, जबकि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, एमसीक्यू। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये सही नहीं है और ये विवादित क्वेश्चन है जिसको उठाया जाना चाहिए आगे। और यहाँ पे बताया गया कि ये जो पैटर्न चल रहे हैं इसके कारण क्या होता है कि कोचिंग जो संस्थान है उनका लाभ ज़्यादा होता है और उसमें हर बच्चा जो है कोचिंग के थ्रू ही निकालना चाहता है। द हाई कॉस्ट ऑफ कोचिंग बिकम ऑलमोस्ट इसेंशियल फॉर पासिंग द नेट। होता है कि ये सब जो पैटर्न है कहीं ना कहीं कोचिंग जो कल्चर है उसको बढ़ावा देती है, जो कि ठीक नहीं है। इसके बाद बताया गया कि जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पीएचडी एडमिशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि एक ही व्यवस्था कर दी गई है, केंद्रीकृत व्यवस्था है कि बस इसी व्यवस्था के तहत पीएचडी एडमिशन होगा। ये ऑथर बताना चाहते हैं कि ये ठीक नहीं है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पीएचडी एडमिशन थ्रू द नेट के थ्रू एक सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द ऑटोनॉमी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करता है जो स्वायत्त हमारे जो उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं उनके लिए एक खतरा है, मतलब कि थ्रेट है। ठीक है, विच हैव ट्रेडिशनली प्लेड अ पाइवोटल रोल इन सेलेक्टिंग कैंडिडेट बेस्ड ऑन यूनिक क्राइटेरिया सच एज रिसर्च प्रपोजल, इंटरव्यू, डिसिप्लिन स्पेसिफिक टेस्ट। आपको पता होगा यहाँ पे बताया गया कि ट्रेडिशनली इनकी जो स्वायत्त संस्था है, इनकी संस्था को खतरा क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि बताया गया कि ये पूर्व में क्या करते थे, ट्रेडिशनली ये क्या करते थे कि एक रिसर्च प्रपोजल बनवाते थे बच्चों से पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले। फिर वो प्रपोजल लेकर बच्चा पहुंचता था इंटरव्यू देने के लिए, जो डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी होती थी उसके सामने बैठकर इंटरव्यू देता था। मैंने खुद दिया है जेएनयू का इंटरव्यू, डीयू का इंटरव्यू, तो मुझे रिसर्च प्रपोजल बनाने का भी अनुभव है, वहाँ पर इंटरव्यू दिया है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक टेस्ट डीयू जेएनयू के होते हैं उनमें भी किया था मैं, तो मुझे
इन तीनों की जानकारी है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर ये पहले पैटर्न था, रिसर्च प्रपोजल बनाकर ले जाना होता था, इंटरव्यू होता था, डिसिप्लिन स्पेसिफिक टेस्ट होते थे, इस प्रकार से प्रक्रिया होती थी जिसमें क्या चीज़ पूछी जाती थी जो रिसर्च के क्षेत्र में काम आने वाली है। अब रिसर्च प्रपोजल कोई व्यक्ति बना के ले जाएगा तो उसे पहले पता होना चाहिए ना रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या चीज़ें आती है, हाइपोथेसिस क्या है, सब्जेक्ट क्वेश्चन क्या है, सब कुछ पता होता था उसे, तो उसके अकॉर्डिंग वो आगे अपने रिसर्च में भी काम कर सकता था। पर अब एमसीक्यू के आधार पे, नेट के आधार पर सिलेक्शन होगा, तो ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि मेनली ये वन साइज फिट ऑल करने का जो अप्रोच होता है उसी को ही शामिल किया गया है। ठीक है, वन साइज फिट्स ऑल का मतलब हो गया कि सबके लिए एक साइज डाल दिया गया है और वो सबको फिट करने का प्रयास किया जा रहा है। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच अंडरमाइन द डाइवर्सिटी एंड इनोवेशन दैट आर एसेंशियल टू एकेडमिक रिसर्च। इसके थ्रू क्या हो रहा है, जो विविधता है, जो नवाचार है शैक्षणिक शोध के अंतर्गत, उसको क्या किया गया, कम करने का प्रयास किया गया वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को अपनाकर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या हो गया, एक प्रकार से क्रिटिकल थिंकिंग हो गया। जो ऑथर यहाँ पर अपने विचार रख रहे हैं यही क्रिटिकल थिंकिंग है, यही एनालिटिक व्यू है ऑथर का। क्योंकि अब तक सारे बच्चे क्या सोच रहे थे कि बहुत अच्छा प्रयास किया गया, ये सब किया, लेकिन एक हमारा क्रिटिकल थिंकिंग भी होता है जो कि साइड लाइन से और भी चीज़ें देखता है, आलोचनात्मक पहलुओं को निकालता है कि इससे क्या कमी होगी। केवल बेनिफिट्स नहीं देखना है, केवल प्रोज नहीं देखना, उसके कॉन्स भी देखना होता है। तो यहाँ पर ऑथर कॉन्स बता रहे हैं मेनली कि इसके क्या कंसिक्वेंट होने वाले हैं और ये किस प्रकार से हमारे हायर एजुकेशन की जो क्षमता है उसको गिरा सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं द ग्रोइंग रिलायंस ऑन नेट स्कोर, the growing reliance on net score as the primary criteria for PhD admission could advertently narrow the scope of research in India। बताया जा रहा है कि केवल नेट के स्कोर के आधार पर जो PhD एडमिशन का क्राइटेरिया बनाया गया है ये कहीं ना कहीं संकुचित करता है हमारे रिसर्च के क्षेत्र को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। रिस्क कल्टिवेटिंग अ जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स मोर एडेप्ट एट पासिंग एग्जामिनेशन देन एट पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ नॉलेज। हाँ, बताया जा रहा है कि हम एक ऐसे मतलब जनरेशन की कल्टिवेटिंग कर रहे हैं, कल्टिवेटिंग मतलब पैदा कर रहे हैं, उनको उत्पन्न कर रहे हैं जो कि ऐसे स्कॉलर्स होंगे जो कि एग्ज़ाम तो पास कर लेंगे लेकिन वो ज्ञान की सीमाओं को और नहीं बढ़ा पाएंगे और आगे नहीं ले जा पाएंगे। जहाँ तक ज्ञान है वहीं तक रहेगा, बल्कि वो एग्ज़ाम पास करते रहेंगे लेकिन ज्ञान की सीमा को आगे नहीं ले जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी लाइन बताई है ऑथर ने, और यही होता है एनालिटिकल व्यू। ठीक है, दिस नैरो of academic inquiry threaten to limit the development of original ideas and innovative research। बताया कि ये जो संकुचित व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया इसमें क्या होगा, जो ओरिजिनल आइडियाज़ है, जो नवाचार वाले जो रिसर्च थे ये सब क्या हो जाएंगे, खतरे में पड़ जाएंगे, थ्रेटन होगा, इनकी सीमा तय हो जाएगी। तो ये ठीक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी कुछ प्रॉब्लम है जिसको हैंडल किए जाने की आवश्यकता है। यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया मस्ट इम्ब्रेस्ड मोर होलिस्टिक अप्रोच को अपनाए टू PhD एडमिशन, वन दैट वैल्यूज़ क्रिएटिविटी, जो कि हमारी जो क्रिएटिविटी है, नवाचार है, आलोचनात्मक सोच है और जो हमारी एबिलिटी है बहुआयामी जो शैक्षणिक शोध होती है उसमें योगदान करने वाली जो हमारी क्षमता है उसको वैल्यू कर सके, इस प्रकार की हमें होलिस्टिक अप्रोच को अपनाना जरूरी होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में जो नेट का प्रावधान लाया गया है स्पेशली, आप उसका कौन वाला जो पहलू है यहाँ से आप देख सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सोनम वांगचुक, आपको पता हमने अभी पहले जिक्र किया, उन्होंने लद्दाख से दिल्ली की यात्रा की है, लेकिन यहाँ पर कुछ एडिशनल कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उसके बारे में बताया गया है, तो हम ये भी देख लेते हैं। 5th शेड्यूल इज एप्लीकेबल टू व्हाट आर ऑफिशियली कॉल्ड शेड्यूल एरियाज। आपको पता है कि जो अनुसूचित क्षेत्र होता है जिसे प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं तो वो 5th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं, और 5th शेड्यूल के अंतर्गत वो आते हैं जो 6th शेड्यूल में नहीं होते। तो आपको पता होगा 6th शेड्यूल में कौन से स्टेट आते हैं, जो 4 स्टेट है इनके नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ठीक है, आप शॉर्टकट में याद भी रख सकते हैं, अमे त्रिमी। ठीक है, अमे त्रिमी करके आप याद रख सकते हैं। ये 6th शेड्यूल के 4 स्टेट है जो 6th शेड्यूल में आते हैं।
और 6 शेड्यूल में ये ट्राइबल जो एरियाज है जो भी आते हैं वो सब ऑटोनॉमस, उनका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो सकता है, उनको ज़्यादा स्वायत्तता मिलती है प्रशासन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में, और कह सकते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट के क्षेत्र में उनको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना 6 शेड्यूल में मांग कर रहे हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक की जो लद्दाख है उसको 6 शेड्यूल के अंतर्गत डाला जाए ऐसे ट्राइबल एरियाज़ को, और जो इन चारों स्टेट से बाहर के होते हैं वो 5th शेड्यूल में होते हैं। ठीक है, जो ऐसे ट्राइबल एरियाज़ होते हैं जो कि इन चारों राज्यों में नहीं है तो उनको 5th शेड्यूल के अंतर्गत डाला जाता है, और ये हमारे संविधान के अंतर्गत प्रावधान है। आपको पता है, अनुसूचियाँ आप पढ़ते हैं उसमें 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची आप ऑलरेडी देखते होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि जो अपार्ट फ्रॉम द 5th एंड 6th शेड्यूल है, 5th और 6th शेड्यूल के अलावा भी कई सारे स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं राज्यों को। जैसे पूर्वी राज्यों को कौन कौन से प्रोविज़न दिए गए, तो आपको पता होगा कि संविधान का जो भाग 11 है उसके अंतर्गत, 11 नहीं 21 है, उसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि शक्तियों का कुछ संक्रमण की व्यवस्था की गई, हस्तांतरण वाले मुद्दे दिए गए हैं। तो उसी के तहत जो है आर्टिकल 371A नागालैंड को, 371B असम को, 371C मणिपुर को, 371F सिक्किम को, 371 मिजोरम को, 371H अरुणाचल प्रदेश को मिले हुए। तो आप पढ़ते हैं पहले 370 था जब जम्मू एंड कश्मीर भी था। ठीक है, कुछ विशेष प्रावधान है संक्रमणकालीन, उसको अस्थायी प्रावधान के तौर पर लिखा हुआ है हिंदी में जब आप भाग 21 पढ़ेंगे तो इनके तहत ही 371 के ABCD इसके अंतर्गत कुछ राज्यों को जो है स्पेशल प्रोविज़न उनके लिए किया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना और इसके बारे में और विस्तार से भी जानकारी निकाल के पढ़ लेना है। 6 शेड्यूल में जाने पर क्या होता है, स्पेशल प्रोविज़न मिलने पर क्या क्या लाभ होता है, आप विस्तार से आप नोट डाउन कर सकते हैं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी जो आर्टिकल्स वगैरह रहेंगे वो आपके PT पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएंगे। यहाँ पे बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश की असेंबली और मणिपुर का जो हिल कमेटी है, हिल एरिया कमेटी है, ये इन्होंने अभी रेजोल्यूशन पास किया है कुछ सालों कि 6th शेड्यूल जो है उसमें हमको शामिल किया जाए। ठीक है, और इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, और अब आपको पता है कि यूनियन टेरिटरी है हमारा लद्दाख, तो वो स्टेटहुड की भी मांग कर रहा है और साथ में 6th शेड्यूल में भी डालने की बात को लेकर आंदोलन कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है लद्दाख, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये लोग भी 6th शेड्यूल में जाने की बात कर रहे हैं और अपनी मांग उठा रहे हैं, क्योंकि ये लोग पहले से 6th शेड्यूल में नहीं हैं। ठीक है, विशेष दर्जा इनको चाहिए 6th शेड्यूल के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको 6th शेड्यूल पर विस्तार पूर्वक देख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि इस बार जो मानसून है वो अच्छा है, जिसकी वजह से जो क्रॉप है, खरीफ की क्रॉप है, वो अच्छी पैदावार देगा, और बताया गया है कि इससे फूड इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा। तो हमें बस इतना माइंड में ध्यान रखना है कि इस बार जो मानसून है वो नॉर्मल से मतलब 8% के ऊपर ही गया है, जो एवरेज होता है उससे 8% सरप्लस ही बारिश हुआ है। विशेषकर नॉर्दर्न इंडिया में कम हुआ है, लेकिन अन्य क्षेत्र में अच्छा खासा बारिश हुआ है। इसी को यहाँ पर बताया गया है कि विद खरीफ क्रॉप सोइंग अप टू 1.5%, मतलब 1.5% जो है लास्ट ईयर की तुलना में ज़्यादा खरीफ की बुआई हुई है, ये बताया जाए। लेट सितंबर तक का डाटा है। और फिर बताया गया कि हेल्दी साउथ वेस्ट मानसून, जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसका अच्छी स्थिति होने के कारण क्या हुआ है कि रिजर्वॉयर जो जलाशय होते हैं वो काफ़ी मात्रा में भरे हुए हैं। एज वेल एज रबी क्रॉप प्रोस्पेक्ट, फूड इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू रिसीड एंड रूरल डिमांड इज लाइकली टू सी स्टडी रिबाउंड। मतलब बताया गया है कि जो रूरल डिमांड है, ग्रामीण जो मांग है वो अभी हाल में कम चल रही थी, तो उसको बताया गया कि उसमें सुधार होने वाला है और काफ़ी तेज़ी से डिमांड बढ़ेगी, ठीक होगा। और जो फूड इन्फ्लेशन है वो माना गया है कि कम होगा। जो हमारा खाद्य मुद्रास्फीति है वो बढ़ रहा था, तो बताया गया कि उम्मीद की जा सकती है कि इससे कम होगा। तो हमें ध्यान रखना कि मानसून का हमारे एग्रीकल्चर पैटर्न पर इफेक्ट पड़ता है, और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन से आपको पता है कि इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो MIP से रिलेटेड है। हमें यहाँ पर समझना है कि MIP क्या होता है। साथ ही यहाँ पर जो बताया गया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कुछ संकटों से गुजर रही थी, ठीक है। तो सरकार ने MIP लगाया था। शुरुआत में 5-6 वस्तुओं पर लगाया था, उसके बाद अभी 13 वस्तुओं पर, मतलब कपड़ाई के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, विथ 13 कैटेगरीज ऑफ नेटेड फैब्रिक्स, जो बुनाई वाले जो कपड़े होते हैं, बुने हुए कपड़े कह सकते हैं, उसके 13 कैटेगरी में क्या किया है, अंडर लिया है मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस, ठीक है।
अब मिनिमम इंपोर्ट प्राइस क्या होता है, जैसे आप समझिए कि ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, ठीक है। कंट्री ए के पास इतनी भारी संख्या में उद्योग है कि वो कपड़े का बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है, इतना करता है कि उसकी जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की वो बहुत कम पड़ती है, ठीक है। तो उसके पास बहुत ज़्यादा है और उसकी घरेलू डिमांड जो है वो काफ़ी कम है, मतलब उतना वो खर्च नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा, विदेश में भेजेगा, ठीक है, दूसरी कंट्री में भेजेगा। तो इसके पास जो बहुतायात मात्रा में सामान है और ये सस्ते में बने होंगे क्योंकि बहुत सारी संख्या में बने हैं, तो ये सस्ता ही निर्यात करेगा, ठीक है। इस देश में मान लीजिए कि किसी वस्तु की कॉस्ट या कपड़े की ही कॉस्ट ले लीजिए कि अगर मान लीजिए 10 रुपये पड़ रही है, तो ये देश क्या करेगा, इसे एक्सपोर्ट करके 5 रुपये में ही बेच देगा। अब इस प्रकार से क्या होगा कि यहाँ के जो ट्रेडर होंगे वो ये वाला खरीद लेंगे, तो यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्री होगी, जो कंट्री बी की इंडस्ट्री होगी, वो तो बना रही है 10 रुपये तक में, तो वो तो बर्बाद हो जाएंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग जाएगा इस देश में, ठीक है। आप सिंपल वे में समझ गए कि यानी कि जब कंट्री ए जो है डंपिंग करेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं डंपिंग, ठीक है। बहुत बड़ी संख्या मात्रा में किसी देश में उत्पादन हुई वस्तु का निर्यात कर देना, वहाँ पे भर देना। वो सस्ते होते हैं, क्वालिटी चाहे कैसी भी हो, बस वहाँ पे डंपिंग कर दिया क्योंकि अपने देश में वो नहीं बिकता, ठीक है, तो उसको वो डंपिंग कर दिया उन्होंने बी कंट्री में। तो यही बताया गया है कि जो चाइना था हमारे देश में डंपिंग कर रहा था, इसी को लेकर सरकार ने मिनिमम इंपोर्ट प्राइस तय कर दिया। अब ये बोल दिया कि भाई मिनिमम कम से कम इस रेट में तो आपको आयात करना ही है, यानी कि अगर यहाँ पे 10 रुपये हमारे देश में मिल रहा है तो सरकार तय कर देगी कि भाई 11 रुपये से कम में तो तुम खरीद ही नहीं सकते। हमारे ट्रेडर जो है 11 रुपये से कम, अब वो 11 में क्यों खरीदेंगे जब हमारे देश में ही 10 रुपये मिल रहा है। तो इस तरीके से बाहरी से जो आने वाला जो बहुतायत संख्या में जो डंपिंग हो रही थी वो रुक जाएगी। किस कारण, MIP के कारण, ठीक है, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस के कारण। तो आपको ध्यान रखना है, ये एक प्रकार से पैटर्न है जो कि एंटी डंपिंग ड्यूटी के तौर पर ले सकते हैं। आपको पता है जब डंपिंग करते हैं तो उसके खिलाफ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ये 13 प्रकार के जो नीडेड फैब्रिक्स है, इनको जब MIP के अंदर लाया गया है जो कि 31 दिसंबर तक चलेगा। इससे टेक्सटाइल सेक्टर को आशा है कि ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो है बूस्ट करेगा, उसकी क्षमता को बढ़ाएगा, ठीक है, हमारे घरेलू उद्योगों के लिए अच्छा बताया गया है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं यही बताया गया कि अंडर MIP चीप इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस, कम होगा इससे, क्योंकि चाइनीज गुड्स क्या करते थे, वो डंपिंग कर देते थे, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में उत्पादन करके वो सस्ते में और ख़राब क्वालिटी की भी होती थी उसको डंपिंग करते थे हमारे देश में। तो इससे क्या बताया गया, MIP एक अच्छा कदम बता रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट, इजराइल डिक्लेयर्स UN गुटरेस पर्सना नॉन ग्रेटा। यहाँ पे बताया गया है कि इजराइल ने जो है अभी हाल ही में UN के, आपको पता है चीफ है एंटोनियो गुतरस, ठीक है, महासचिव है ये UN के, इनको कह दिया है अवांछित व्यक्ति, ठीक है, और इनके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए उनको इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम कि डज नॉट डिजर्व टू स्टे फुट ऑन इजराइल सोइल। इनको बताया कि इजराइल की धरती पर आने की ज़रूरत नहीं है, उनको कंडम किया है। किस लिए किया है, ये मुद्दा क्यों आया है, क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता है कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया था काफ़ी बड़ी मात्रा में। तो यहाँ पर बताया कि जो एंटोनियो गुतरस UN चीफ, उन्होंने इजराइल की तरफ से इसकी निंदा नहीं करी, और जबकि वो काफ़ी समय तक पहले से निंदा करते रहे इजराइल की। तो इजराइल का मानना है कि उन्होंने हमारे वक्त में क्यों नहीं किया। तो यही बताया गया कि जो व्यक्ति कंडम नहीं कर सकता ईरान के इस घिनौने कृत्य आक्रमण पर, उसको हमारे देश में आने की ज़रूरत नहीं है, और एक वो अवांछित व्यक्ति है, पर्सना नॉन ग्रेटा, ठीक है। दिस इज एन एंटी इजराइल सेक्रेटरी जनरल। होता है कि यह है कि इजराइल विरोधी सेक्रेटरी जनरल है जो कि किसको सपोर्ट करते हैं, आतंकवादियों को, रेपिस्ट को और मर्डरर को। तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग भी किया गया है UN चीफ के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि एंटोनियो गुतरस, इनका नाम ध्यान रखना है, और पूछा भी जा सकता है कि किस देश ने UN के जो चीफ है उनको इस शब्दों का प्रयोग किया है, चाहे जैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।